नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं भारतीय संसद की संरचना के बारे में। कार्य क्या होता है, महत्व क्या होता है। दरअसल संसद वाले टॉपिक का अपना ये पहला लेक्चर है, आज उसकी पहली क्लास है। इस पूरे सीरीज में अब हम आगे जो टॉपिक है संसद, तो संसद एक लेक्चर में तो होगा नहीं, तो हम 4-5 लेक्चर इसके बना देंगे। आज के लेक्चर में हम जानेंगे संसद की भूमिका क्या है, भारतीय संसद जो है उसका संगठन कैसा है, कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, फिर कौन से संविधान के आर्टिकल इससे रिलेटेड है। साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि राज्यसभा का कंपोजिशन कैसा है, यहाँ तक हम देखेंगे। बाकी आगे लोकसभा का कंपोजिशन, उसकी संरचना कैसी है, ये आगे के लेक्चर्स में हम देखते रहेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। अगर सबसे पहले हम देखें तो भारतीय लोकतंत्र में भारतीय संसद की क्या भूमिका है, तो संसद जो है वो संघ सरकार का विधायी अंग है। भाई सरकार जो है अपनी संघ सरकार, 3 उसके अंग हैं। एक है विधायिका, आराम आराम से पढ़ेंगे, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। 3 अंग है। तो यहां पर जो विधायिका है वो सरकार का विधायी अंग है, यानी कानून बनाने से सारे काम संबंधित काम कौन देखता है, विधायिका देखती है। जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, 2 प्रकार की शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो कि यूएसए में, संसदीय शासन प्रणाली जो कि भारत में। संसदीय शासन प्रणाली के क्या लक्षण होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, इससे रिलेटेड जो है लेक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाइए पहले, और प्लेलिस्ट में, इसी पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है उसको अपनाने से भारतीय लोकतंत्र प्रणाली में संसद को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया। जहां पर अध्यक्ष शासन प्रणाली होती है वहां पर संसद को इतना महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता। हालांकि संसद का तो अपना महत्व है, हर जो गवर्नेंस या गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट का कोई टाइप है, सरकार की कोई भी प्रकार है, संसद का उसमें संसद की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। पर जो संसदीय व्यवस्था है उसमें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि सरकार जो है कार्यपालिका वो भी संसद से ही संबंधित इसमें होती है। यह एक प्रतिनिधिक और कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना अगर हम देखें तो वास्तविक लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर किसी देश की विधायिका प्रतिनिधिक नहीं है, यानी उसमें समुदाय के सभी सदस्यों का, सभी वर्गों का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है, या वो कुशल नहीं है, या वो प्रभावी नहीं है, तो फिर लोकतंत्र जो है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अगर विधायिका अच्छे कानूनों का निर्माण नहीं कर रही है, विधायिका में जो देश की समस्याएं हैं उनसे संबंधित चर्चाएं नहीं हो रही है, अच्छे कानून नहीं बन रहे हैं, डिस्कशन नहीं हो रहा है, वाद विवाद नहीं हो रहा है, तो फिर एक लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं, फिर तो लोकतंत्र कहां बचेगा, फिर तो तानाशाही हो जाएगी, है ना। विधायिका लोगों को अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने में मदद करती है। कैसे भाई, अपने विधायिका है, संसद है, उस संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो लोकसभा के प्रति ही तो उत्तरदायी होती है सरकार। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो सरकार को हटाया जा सकता है। इस प्रकार से सरकार को जवाबदेह बनाती है लोकसभा या संसद, और यही व्यवस्था जो है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष में जनता सीधे जो है वो शासन करती है, परंतु अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, जैसे सांसद या विधायक, और वो जाके फिर उनके उनके प्रतिनिधि के रूप में वो जाकर शासन करते हैं। तो यह है प्रतिनिधि लोकतंत्र। कानून बनाना विधायिका के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, और यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के केंद्र में माना जाता है कि महत्वपूर्ण कार्य क्या है विधायिका का, कानून बनाना। और सबसे अधिक प्रतिनिधि होती है वो विधायिका ही होती है सरकार के सारे अंगों में। कि हो सकता है कि न्यायपालिका में समुदाय के या समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व ना हो, सरकार में भी ना हो, मगर संसद में ये जरूर होता है ना। अगर हम देखें तो अलग अलग पृष्ठभूमियों से, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो है वो भारत की संसद में प्रतिनिधि आते हैं। साउथ से आते हैं, नॉर्थ से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, वेस्ट से आते हैं, हर जगह से आते हैं, हर वर्गों से आते हैं, क्योंकि जो SC ST वगैरह है उनको यहाँ पर आरक्षण भी तो दिया गया है। फिर हम देखें तो संवैधानिक ढांचा जो है वो संसद का किस प्रकार से है, तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक, कौन सा है अनुच्छेद 79 से लेकर 122 अनुच्छेद तक संसद का संगठन कैसा है, संरचना कैसी है, संसद की अवधि क्या होती है, संसद के अधिकारी कौन कौन है, संसद में किस प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, संसद के क्या विशेषाधिकार हैं और क्या क्या शक्तियां, इन सब के बारे में प्रावधान बताए गए हैं अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी
और राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, है ना। अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी और उसमें कौन कौन होंगे, एक तो राष्ट्रपति जी होंगे, प्लस यहां पर हम देखेंगे कि लोकसभा होगी प्लस राज्यसभा होगी। तो क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न हिस्सा है, तो बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी हिस्सा है और राष्ट्रपति विधायिका का भी हिस्सा होते हैं भारत में। अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बात करता है, और अनुच्छेद 82 ये कहता है कि जब भी जनगणना हो जाए तो प्रत्येक जनगणना के बाद में पुनर्सीमन आयोग जो है उसकी स्थापना की जानी चाहिए, ताकि पुनर्सीमन आयोग क्या करता है, पुनर्सीमन आयोग जो है वो ये निर्धारित करता है कि हाँ भाई कौन से क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे या कौन सा क्षेत्र कौन से जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा, इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा। और परिसीमन आयोग जो है ऐसा आयोग है जिसका डिसीजन बाइंडिंग होता है, फाइनल होता है, ठीक है। अगर हम देखें भारतीय संसद की संरचना और कार्यप्रणाली की हम बात करें तो भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं, कौन कौन, एक तो राष्ट्रपति हो गए, एक राज्यसभा हो गया और एक लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। तो देखना राष्ट्रपति कार्यपालिका के विभाग होते हैं और संसद के भी विधायिका के विभाग होते हैं। हालांकि देखना राष्ट्रपति संसद के अभिन्न हिस्सा हैं मगर वो संसद में नहीं बैठते हैं, आपको याद रखना है। क्यों राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से जो कानून पारित होते हैं वो वो तब तक विधेयक होते हैं, वो विधेयक कानून की शक्ल तभी ले सकते हैं जब उनके ऊपर राष्ट्रपति अपने दस्तखत कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तभी वो कानून बन सकते हैं, विधेयक से अधिनियम बनते हैं, तभी राष्ट्रपति जो है वो अभिन्न भाग है किसका, संसद का अभिन्न भाग होते हैं। राष्ट्रपति संसद में नहीं बैठते हैं। और 1954 में राज्यसभा और लोकसभा नाम अपनाया जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट की जगह पर राज्यसभा अपनाया जाता है। इसी प्रकार से इनका पहले इंग्लिश में नाम हुआ करता था। लोकसभा जो है उसे निचला सदन कहा जाता है और लोकप्रिय सदन भी इसे कहा जाता है, जो भारत के पूरे संपूर्ण देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, कौन, लोकसभा। और राज्यसभा जो है उसे द्वितीय सदन, उच्च सदन या वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं। एक एक चीज याद रखना, किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो राज्यसभा को उच्च सदन, द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन भी कहा जाता है, और जो संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कभी आपने राज्यसभा और लोकसभा की डिबेट सुनी होगी, तो लोकसभा में डिबेट करते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जबकि राज्यसभा में जो वहां के सांसद होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ पंजाब से होंगे तो वो पंजाब की बात करेंगे, कुछ दिल्ली से होंगे तो वो दिल्ली की बात करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, तो देखना वो जब भी बात करेंगे वो दिल्ली की और दिल्ली के सरकार वगैरह की बात करेंगे, क्योंकि वो राज्यों के प्रतिनिधि हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं वो वहां पर, ठीक है ना। अगर ब्रिटेन और भारत के विपरीत हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति विधायिका का अंग नहीं होता। क्यों, अमेरिका में अध्यक्ष शासन प्रणाली, कौन सी शासन प्रणाली है, अध्यक्ष शासन प्रणाली है, इसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। मगर ब्रिटेन और भारत दोनों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रकार का शासन है भारत और ब्रिटेन में, मगर दोनों में भी अंतर है, भारत और ब्रिटेन में भी। भारत में जो है वो गणतंत्र है, यानी भारत का जो मुखिया होता है, राज्य का मुखिया यानी राष्ट्रपति, वो चुना हुआ होता है, जबकि ब्रिटेन में देखें तो वहाँ की रानी या राजा होते हैं, यानी आनुवंशिक होते हैं, राजतंत्र वहाँ पर है। इस प्रकार से अब राष्ट्रपति जो है वो संसद से संबंधित क्या क्या कार्य करते हैं, तो दोनों सदनों का सत्र बुलाते हैं, दोनों सदनों को स्थगित कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, दोनों सदनों को संबोधित भी करते हैं। कब करते हैं, एक तो पहला सत्र, जब लोकसभा का गठन होता है तो उसका पहला सत्र, और हर वित्त वर्ष का पहला वर्ष, जो भी वित्त वर्ष शुरू होता है उसका पहला सत्र। तो अभी देखना, अभी नया नया जो सत्र चला है उस सत्र को सबसे पहले किसने संबोधित किया होगा, राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया होगा, है ना। तो पहला लोकसभा का गठन होने के बाद सत्र और प्रत्येक वित्त वर्ष का पहला सत्र जो है उसको राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं। मंत्रिमंडल की सिफारिश कर दे, अगर मंत्रिमंडल सिफारिश कर दे तो लोकसभा को भी भंग करते हैं, कौन, राष्ट्रपति। और सदन नहीं चल रहा होता है तो अध्यादेश भी कौन जारी करता है, राष्ट्रपति, है ना। कौन सा अनुच्छेद में, 1, 2, 3, अनुच्छेद 123 में करते हैं। और इसकी अवधि अधिकतम 6 मंथ और 6 हफ्ते हो सकती है, 6 महीने और 6 हफ्ते इसकी हो सकती है। इसके बारे में भी हम पहले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए और पहले राष्ट्रपति की शक्ति वगैरह वाला लेक्चर देखिए तो आपको ये पता लगेगा। अब अगर हम आ जाएं
भारतीय संसद में राज्यसभा की संरचना के ऊपर अनुच्छेद 80 जो है ये बात करता है राज्यसभा की संरचना के बारे में। राज्यसभा की संरचना में हम देखें तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 250। कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, और उनमें से 238 तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 12 जो है वो मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत। कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। किसको मनोनीत करेंगे? जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, देखना किस किस में, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जो है इसके क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, है ना। जावेद अख्तर साहब को भी मनोनीत किया जा चुका है, और अगर हम देखें जो इंफोसिस के संस्थापक है उनकी धर्मपत्नी है वो भी, उनको भी मनोनीत किया गया है राज्यसभा में। कुछ तो नाम है मेरे दिमाग से भी निकल रहा है, माफ़ कीजिएगा। कुछ तो मूर्ति करके उनका नाम है, मूर्ति सरनेम है उनका, माफ़ कीजिएगा थोड़ा बाहर दिमाग से निकल रहा है ना। वर्तमान राज्यसभा में देखिए तो 245 सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं। उनमें से 229 सदस्य तो राज्यों के प्रतिनिधि हैं, 4 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने किए जाते हैं? 12 किए जाते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। भारतीय संसद की राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का ही प्रतिनिधित्व तो होता है भारत की राज्यसभा में। राज्यसभा में जो प्रतिनिधि आते हैं वो राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो निर्वाचित सदस्य चुनते हैं किसको? राज्यसभा के सांसदों को। चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से यहां पर चुनाव होता है ना। और यहां पर देखना गुप्त मतदान होता है, यहां पर व्हिप भी जारी नहीं किया जाता, नोटा नहीं होता, ये भी याद रखना। राज्यसभा के चुनाव में नोटा नहीं होता, गुप्त मतदान होता है और व्हिप जारी नहीं किया जाता। ये फैक्ट कुछ याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई है कि देखना, अगर हम देखें तो जैसे राजस्थान है, राजस्थान को 10 सीटें दी गई है, मगर यूपी को इसमें ज़्यादा सीटें दी गई है। इस प्रकार से, क्योंकि यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, तो जितनी राज्य की ज़्यादा जनसंख्या उसी हिसाब से राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व ज़्यादा दिया गया है ना। जबकि अगर हम देखें अमेरिका में, तो अमेरिका के उच्च सदन में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में राज्य हैं 50, और वहां के सीनेट में कितने सदस्य हैं? 100, यानी हर राज्य से 2 प्रतिनिधि जाते हैं। इसे कहते हैं समतोल। क्या? समतोल संघवाद। क्या कहते हैं? समतोल संघवाद। जबकि भारतीय जो है, भारत में क्या है कि हर राज्य का प्रतिनिधित्व समान नहीं है, इसलिए भारतीय संघवाद को कहते हैं असमतोल संघवाद। क्या कहते हैं? असमतोल संघवाद इसे कहते हैं। ये भी आपको याद यहाँ पर थोड़ा सा रख लेना है। तो अमेरिका और भारत के संघवाद में यहाँ पर थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है। चलिए आगे चल लेते हैं। भारतीय संसद के राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, कि राज्यसभा में क्या केंद्र शासित प्रदेशों का भी प्रतिनिधित्व होता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व तो होता है, समझ में आया, पर क्या केंद्र शासित प्रदेशों का भी प्रतिनिधित्व होता है? तो हाँ, बिल्कुल जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों का भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर होता है। उसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, जिन जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल है उन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। तो कौन कौन से राज्यों में है, कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में है? तो सर एक तो दिल्ली में है सर, एक जम्मू कश्मीर में, एक पांडिचेरी में। तो बिल्कुल इन तीनों केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इनका प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में, बाकी और का नहीं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 है, 8 में से 3 का है, बाकी का प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि बाकी के जितने भी और केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी जनसंख्या इतनी कम है कि उनके प्रतिनिधित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अगर हम देखें आगे, तो भारतीय संसद में राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? मनोनीत सदस्य होते हैं 12, और 12 कौन कौन से उस क्षेत्र से होते हैं? तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 12 में से जो सदस्य होंगे वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये चारों का चारों क्षेत्र याद रखना, आपको भूलना नहीं है। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने अग्रणी काम किया है उनको यहाँ पर मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। देखना यहाँ पर
अमेरिकी जो सीनेट होती है, उस अमेरिका की सीनेट में कोई ऐसा मनोनयन नहीं किया जाता है। आपको याद रखना है, ये मनोनयन इसलिए भी किया जाता है कि कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अपने क्षेत्र के माहिर है, ज्ञाता हैं, वो चुनाव का सामना नहीं कर सकते, तो बिना चुनाव का सामना करे भी वो लोग आए। तो जैसे कि जावेद अख्तर साहब आए थे, जावेद अख्तर साहब, तो ये देखिए, ये इनके कला के क्षेत्र में बहुत अग्रणी हस्ती इनको माना जाता है। तो इनको मनोनीत किया गया था भारत की राज्यसभा में, और बहुत ज़्यादा योगदान इन्होंने दिया भी उसमें। तो इस प्रकार से मनोनयन यहाँ पर किया जाता है। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं हम यहीं समाप्त। छोटा सा लेक्चर है, इस जो भी मैंने यहाँ पर चीज़ें बताई है वो आपको याद रखना है। आगे की चीज़ें हम देखेंगे कि लोकसभा जो है अगले लेक्चर में, कि लोकसभा की संरचना क्या होती है, लोकसभा में फिर किस प्रकार से चुनाव होता है, क्या लोकसभा में भी मनोनयन होता है, क्या आरक्षण होता है ना, किस प्रकार से उसकी संरचना है, इन सब के बारे में धीरे धीरे हम देखेंगे कि लोकसभा में किस प्रकार से बिल पारित किए जाते हैं, बजट कैसा पारित होता है, ये सब की प्रक्रियाएं भी इस संसद वाले टॉपिक में हम देखेंगे। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं हम यहीं समाप्त। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई सलाह देनी हो या कोई सलाह लेनी हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।